जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की हमारी 12वीं क्लास है, तो हम इतिहास पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आज विदित हो रहा है आप लोगों को कि आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसके पहले आपने कहीं भी वैदिक काल पढ़ा होगा तो एक बार आज की क्लास ज़रूर लें। आप क्लास करने के बाद एक बार खुद में एनालाइज करना कि इस क्लास से आपका कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं तो इतना कहूँगा कि एक बार बस क्लास लेके ज़रूर देखिएगा, ऐसे किसी को मत जज कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल। देखिए क्या होता है, जो बच्चे या जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर वैदिक काल से ही इतिहास शुरू करते हैं। लेकिन हमने इसके पहले आपको 11 क्लास पूरी करा दी हैं। तो जो बुक्स भी मार्केट में आती हैं ज़्यादातर तो वैदिक काल से ही शुरुआत करती हैं। जैसे कि वैदिक काल में वो वेदों से शुरू करती हैं। तो आज हम लोग वैदिक काल शुरू करने जा रहे हैं। तो एक इतिहास की एक नई शुरुआत भी मान सकते हैं इसे आप। ये प्राचीन इतिहास है। वैदिक काल को हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं। हमने इतिहास को 3 भाग में वर्गीकृत किया था: आद्य ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल है उसे 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्य का इतिहास, इसके बाद आधुनिक इतिहास, और जो अब चलता आ रहा है। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। तो वैदिक काल को प्राचीन इतिहास कहते हैं। तो वैदिक काल की जो समयावधि है, वैदिक काल की समयावधि है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व को इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखते हैं BC। तो वैदिक काल की समयावधि है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए भिन्न भिन्न विद्वान आए, उन्होंने भिन्न भिन्न समयावधि बताई कि वैदिक काल इतने समय से था, इतने समय से था, लेकिन सर्वाधिक मान्य तिथि यही मानी जाती है। वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक आता है? वैदिक काल में हम वेदों के अध्ययन से लेकर के जहाँ राजपूत काल तक के अध्ययन करते हैं। मतलब राजपूत काल जहाँ तक है, राजपूत काल से दूसरा काल शुरू हो जाता है। तो राजपूत काल तक हम अध्ययन करते हैं वैदिक काल में। तो अब बात कर लेते हैं वैदिक काल की। तो वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटेंगे: ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है उसकी जो समयावधि है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल है उसकी समयावधि है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए अब इसका नाम ऋग वैदिक काल क्यों पड़ा? इसका नाम ऋग वैदिक काल इसलिए पड़ गया क्योंकि जो इसकी जानकारी है वो ऋग्वेद से मिलती है, तो इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग इसको छोड़ेंगे, इसको उत्तर वैदिक काल को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल को। तो जो वैदिक काल के निर्माता थे, देखिए हर कोई वंश का एक निर्माता होता है। जैसे मुगल साम्राज्य का जो निर्माता थे वो बाबर था, तो इसी प्रकार हर एक वंश का निर्माता होता है। तो इसी प्रकार वैदिक काल का निर्माता कौन था? तो वैदिक काल का निर्माता आर्य थे। वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। तो अब पता चल गया हमें ये निर्माता आर्य थे। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ रहते थे? तो आर्यों का जो निवास स्थान था, आर्यों का निवास स्थान था, तो आर्यों के निवास स्थान से रिलेटेड भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। आपको भिन्न भिन्न बुक्स में भिन्न भिन्न स्थान मिल जाएंगे, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो सर्वाधिक मान्य है, जिनमें कई सारे विद्वानों ने सहमति व्यक्त की है, हाँ नहीं यही ज़्यादा सही है। तो इस वजह से सबसे पहला नंबर जो है तो वो बाल गंगाधर तिलक ने बताया है कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? वो आए थे आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों से। आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि जो आर्य थे वो आए थे आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों से। आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों से आए थे, जो कि वर्तमान में यूरेशिया में है। और जो दूसरा मूल स्थान बताया जो कि सर्वाधिक मान्य है वो मैक्स मूलर ने बताया। मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य थे, आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया था। मध्य एशिया का वही ईरान के आसपास का क्षेत्र। तो आर्यों का मूल स्थान हो गया। तो वैदिक काल की समयावधि 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटेंगे: ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो इसके बाद वैदिक काल के निर्माता कौन थे? वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। आर्यों का मूल निवासी स्थान को था। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों यूरेशिया में था। और जो दूसरा आर्यों का मूल निवासी स्थान मैक्स मूलर ने बताया, जो कि सर्वाधिक मान्य है, वो बताया है मध्य एशिया। अब बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल की। अब हमारा शुरू होता है ऋग्वैदिक काल। समयावधि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व।
देखिए जो ऋग्वैदिक काल है इसकी जानकारी, इसके विषय में, राजाओं के बारे में, वहाँ की जो उस समय क्या कुछ राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं थी, सब चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, क्या कुछ है। तो देखिए जो ऋग्वैदिक काल है इसकी जानकारी के दो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी के दो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, तो पुरातात्विक साक्ष्य में दो अभिलेख मिले हैं। नंबर एक अभिलेख है बोगजकोई का अभिलेख। बोगजकोई का अभिलेख, इसे ही मितन्नी का अभिलेख कहते हैं। बोगजकोई अभिलेख या मितन्नी का अभिलेख, इसकी समयावधि की जो अनुमान है वो 1600 ईसा पूर्व माना जाता है, 1600 ईसा पूर्व। इसमें यह बताया गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। इसके बाद दूसरा जो अभिलेख है वो मिलता है कस्साइट अभिलेख। इसकी जो समयावधि है वो 1400, कस्साइट अभिलेख की जो समयावधि है वो 1400 ईसा पूर्व बताई गई है। और इसमें यह बताया गया है कि जो वैदिक काल के निर्माता थे वो आर्य थे। इस प्रकार से दोनों अभिलेख से हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। अब बात कर लेते हैं साहित्यिक साक्ष्य की। साहित्यिक साक्ष्य में हमारा सबसे बड़ा साक्ष्य जो है वो है ऋग्वेद। और जो ऋग्वेद की रचना की समयावधि का अनुमान लगाया जाता है, जैसा कि बताया है, जो ऋग्वैदिक काल है इसकी जो जानकारी है वो हमें ज़्यादातर आभास से मिलती है, मतलब कि कोई ठोस नहीं है, मतलब अनुमान की जानकारी है। तो इसी प्रकार ऋग्वेद के जो जिसमें सबसे ज़्यादा विद्वान सहमत हुए, इसकी जो समयावधि है वो बताइए 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। इसके बाद ऋग्वेदों के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन ऋग्वेद आया है तो इसकी एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। नवें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है जो कि सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। ऋग्वेद के ज्ञानी को घेत्र कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को घेत्र कहते हैं। और जो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहते हैं। और उसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। तो इतनी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। तो जो साहित्यिक साक्ष्य हैं ऋग्वैदिक काल के वो हमें ऋग्वेद से मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत में आर्यों का आगमन। तो देखिए आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। तो भारत में आर्यों का आगमन, तो देखिए भारत में आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ है। क्वेश्चन कई मर्तबा पूछा गया कि आर्य भारत में कहाँ से आए, तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए और भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में आए। सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब और हरियाणा को मिलाकर सप्त सैंधव प्रदेश कहता है, 7 नदियों का प्रदेश। तो आर्य भारत में मध्य एशिया से सप्त सैंधव प्रदेश में आए। सप्त सैंधव प्रदेश 7 नदियों का समूह जिसे पंजाब हरियाणा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्य के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो लेकिन आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? आर्य शब्द का मतलब क्या? आर्य शब्द का मतलब विद्वानों ने पहले यह माना कि यह एक जाति विशेष होती है, कि यह जाति विशेष का एक समूह है जिसे आर्य कहते हैं। प्रारंभ में विद्वान यही समझते थे, लेकिन आर्य एक संस्कृत शब्द का अर्थ है। संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, ऊंची कुल में जन्म लेना, ऊंचे कुल में जन्म लेना। और आर्य स्वयं को श्रेष्ठ समझते भी थे। और अब बात कर लेते हैं आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और देवताओं की भाषा भी संस्कृत थी, जिस वजह से आर्य स्वयं को उच्च समझते थे। और जो संस्कृत नहीं बोलते थे और भारत के लोगों को अनार्य कहते थे। भारत में जब ये आर्य आए तो जो भारत में लोग थे उन्हें अनार्य कहते थे। ठीक है, अनार्य। अब ये हमारा हो गया। अब बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल की नदियां। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए जो ऋग्वेद है तो उसमें जो जैसे वर्तमान में झेलम नदी है तो ऋग्वेद में इसका वितस्ता नाम है। तो जो ये नाम है ये ऋग्वेद में मिलते हैं इन नदियों के। तो ऋग्वैदिक काल की नदियाँ प्राचीन नाम, आधुनिक नाम।
तो जो वितस्ता है, वितस्ता को हम लोग झेलम नदी, झेलम कहाँ पर है, झेलम चिनाब दोनों जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। वितस्ता झेलम, प्राचीन नाम वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम। अस्किनी चिनाब, अस्किनी ना से ध्यान रखिए, इसके आखिरी में ना तो इसमें चिनाब, ठीक है ना। तो अस्किनी चिनाब, वितस्ता झेलम, बिपाशा ब्यास, शत्रुधि, शत्रुधि सतलज, परुसरणी, परुसरणी रावी, सदा नीरा गंडक, घग्गर सरस्वती, सिंध सिंधु। यह नदी सबसे इंपॉर्टेंट है वैदिक काल की, क्योंकि इसका बहुत बार चर्चा की गई है। गोमल, गोमती। तो एक बार नदियों के रिवीजन फिर से करते हैं। जो प्राचीन नाम है वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम, अस्किनी चिनाब, बिपाशा ब्यास, शत्रुधि सतलज, परुसरणी रावी, सदा नीरा गंडक, घग्गर सरस्वती, सिंध सिंधु, गोमल गोमती। तो दोस्तों ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब बात कर लेते हैं एक इसके आगे की। तो आगे की बात शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। देखिए अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। इट इज ऑब्वियस क्लियर कि इसमें सामाजिक व्यवस्था है, मतलब समाज से तात्पर्य निकलता है। तो हम लोग समाज के बारे में बात करेंगे कि वैदिक काल के समय का समाज कैसा था। तो देखिए जो वैदिक काल का समाज था वो पितृसत्तात्मक था। वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक था। मतलब पितृसत्तात्मक का मतलब ये होता है कि किसी भी समाज अगर पितृसत्तात्मक है तो वह समाज पुरुष प्रधान होता है। और सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, मतलब उसमें घर की महिला प्रधान मानी जाती थी। तो वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक था। अब बात कर लेते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का वर्ण का शाब्दिक मतलब रंग से होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का मतलब समाज से। तो जो वर्ण व्यवस्था थी मतलब समाज कितने वर्गों में विभक्त था, समाज कितने वर्गों में विभक्त था। देखिए समाज उस समय का समाज 4 वर्गों में विभक्त था। मतलब पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। जो ऋग्वैदिक काल का समाज था वो 4 भागों में विभाजित था। देखिए ऋग्वेद, ये जो 4 भाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये इसका वर्गीकृत व्यवसाय के आधार पर होता है। बात समझिए, मतलब क्या है था कि यदि आप पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। और यदि आप युद्ध में जाते हैं या युद्ध लड़ते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। यदि आप व्यापार में सम्मिलित हैं तो आप वैश्य कहलाएंगे। यदि आप इन तीनों की सेवा करते हैं तो आप शूद्र कहलाएंगे। शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वेद में शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, तो शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। अब बात कर लेते हैं कि लेकिन आज व्यवस्था इसकी जस्ट उल्टा है। यदि आप ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण समाज में जन्म लेते हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। आप काम चाहे जो कुछ करें, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यदि आप क्षत्रिय धर्म में यदि आपके माता पिता क्षत्रिय हैं और आप पढ़ाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं तो आप क्षत्रिय नहीं कहलाएंगे, आप ब्राह्मण कहलाएंगे। तो ऋग्वैदिक काल का समाज वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत मतलब कि वो माता पिता पर आधारित नहीं था, वो आपके व्यवसाय पर आधारित था, वो आपके कार्यों पर आधारित था। तो आपको वर्ण व्यवस्था समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन कई मरतबा पूछा गया है कि वैदिक काल का समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। अब इतनी बात हो गई, अब आगे की व्यवस्था देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था हो गई।
अब वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। राजनैतिक, राजनैतिक शब्द से अर्थ निकलता है राजा, ठीक है, मतलब कि वहाँ की राजनीति जैसे पॉलिटिक्स। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में किसी राज्य का प्रधान राजा होता था। और जो ये राजा होता था तो ये वंशानुगत नहीं होता था कि उसके माता पिता राजा हैं तो वो भी राजा होगा। उस समय का जो राजा था वो जनता के द्वारा चुना जाता था। जो राजा था जनता के द्वारा चुना जाता था, जनता द्वारा चुना जाता था, वंशानुगत नहीं होता था। और राजा के पास सीमित अधिकार थे, राजा के पास सीमित अधिकार थे। सीमित अधिकार हम क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझते हैं। राजा के पास सीमित अधिकार होने के दो कारण। पहली बात तो राजा जनता के द्वारा चुना जाता था, और दूसरा जब राजा कोई भी मतलब डिसीजन राजा को लेना होता था तो वो अपने राज्य के लोगों से चर्चा करता था। बिना चर्चा किए वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। इस वजह से राजा के पास सीमित अधिकार थे। और अब बात कर लेते हैं कि उस समय क्या था, कि उस समय जिस प्रकार, जैसे कि अभी लोकसभा, राज्यसभा होती है, विधानसभा, विधान परिषद होती है, इसी प्रकार उस समय 3 समितियां थी। सभा, नंबर 1 सभा, नंबर 2 समिति, नंबर 3 विदत। नंबर 1 सभा, नंबर 2 समिति, नंबर 3 विदत। जो सभा थी, सभा के अंदर साधारण लोग आते थे। सभा के अंदर साधारण लोग आते थे, मतलब साधारण लोगों के समूह को सभा कहते थे। और इसकी 8 बार चर्चा है। और जो समिति थी यह उच्च लोगों का समूह था, मतलब इसमें उच्च लोग बैठते थे, इसकी चर्चा 9 बार है। और जो विदत है तो इसमें बहुत ही उच्च लोग बैठे थे और विद्वान लोग बैठते थे। अपने क्षेत्र में जो माहिर होते थे वो बैठते थे, विद्वान। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण समिति मानी गई है, क्योंकि इसकी चर्चा 122 बार है, 122 बार है। और जो सभा है और विदत है, इसमें महिलाएं भाग ले सकती थी। महिलाएं किसमें भाग ले सकती थी? जो महिलाएं हैं वो सभा और विदत में भाग ले सकती हैं। सभा और विदत में भाग ले सकती हैं। सभा और विदत में भाग ले सकती हैं, लेकिन समिति में भाग नहीं ले सकती हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतनी जानकारी ये हो गई हमारी राजनैतिक व्यवस्था से लेकर। और देखिए उस समय की सबसे छोटी इकाई गांव की होती थी। गांव होती थी जिसे उसके मुखिया को ग्रामीक कहते थे। और उस समय की सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसे जन मतलब जिला। तो इतनी जानकारी हमारी हो गई। तो वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था मतलब कि पितृसत्तात्मक था। वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक था। जो समाज का भेद था, वर्ण व्यवस्था थी, वो व्यवसाय के आधार पर थी, वंशानुगत नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, राजा वहाँ का प्रमुख राजा होता था, लेकिन वो जनता द्वारा चुना जाता था। इसके बाद राजा के पास सीमित अधिकार होते थे। सीमित अधिकार इसलिए होते थे क्योंकि जब कोई फैसला लेना होता था तो वह जनता से पहले पूछता था। उस समय 3 समितियां थी, सभा, समिति, विदत। सभा की चर्चा 8 बार हुई है, यह साधारण लोगों का समूह था। समिति की चर्चा 9 बार हुई है, यह उच्च वर्ग का समूह था। विदत, इसमें उच्च वर्ग के कुछ लोग और विद्वान लोग बैठते थे। यह सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है क्योंकि इसकी चर्चा 122 बार है। और उस समय सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, जिसके मुखिया को ग्रामीण कहते हैं। उस समय की सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसे जिला कहते हैं। और सभा और विदत में महिलाएं भाग ले सकती हैं, समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती हैं। ऋग्वैदिक काल के देवता।
नंबर 1 इंद्र, नंबर 2 ऋग्वैदिक काल के देवता, नंबर 1 इंद्र, नंबर 2 सोम, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 मारुत, नंबर 5 रौद्र। ये कुछ थे प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल के। देखिए इंद्र जो ऋग्वैदिक काल के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो हमारे थे सबसे प्रमुख देवता इंद्र, सबसे प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। इनकी चर्चा 250 बार हुई, इनकी चर्चा 250 बार हुई है, मतलब कि इनकी चर्चा ऋग्वेद में 250 बार हुई है। और इंद्र को पुरंदर कहते हैं, इंद्र को पुरंदर कहते हैं, युद्ध के देवता भी कहते हैं। मतलब जो देवताओं में सबसे ज्यादा चर्चा है वो इंद्र भगवान की है। इसके बाद सोम जंगल के देवता, अग्नि आग के देवता, मारुत तूफान के देवता, रौद्र क्रोध के देवता। तो ये प्रमुख देवता थे। तो हमारे ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, इनकी चर्चा 250 बार है। सोम देवता जंगल के देवता, अग्नि इसकी चर्चा 200 बार है। मारुत तूफान के देवता, रौद्र क्रोध, इंद्र को पुरंदर कहते हैं और युद्ध के देवता भी कहते हैं। तो ये हमारे हो गए ऋग्वैदिक काल के देवता। अब बात कर लेते हैं और ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए क्या है कि जो ऋग्वैदिक काल में जब मध्य एशिया से भारत आए, जब मध्य एशिया से भारत आए तो इन्होंने भारत में युद्ध लड़ा। जब मध्य एशिया इधर आपको पड़ेगा, मध्य एशिया से जब भारत आए तो ये सप्त सैन्य प्रदेश आए। सप्त सैन्य प्रदेश का मतलब ये आए पंजाब और हरियाणा में आए। तो जब ये हरियाणा में आए तो जो लोग यहाँ पर रहते थे तो उन्हें अनार्य कहा गया। और जब ये यहाँ पर आए तो इन्होंने यहाँ के लोगों से युद्ध लड़ा। तो क्या हुआ कि जब यहाँ का एक सबसे फेमस युद्ध है दशराज का युद्ध, इसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। इसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। और यह युद्ध आर्यों के कबीला भरत और अनार्यों से लड़ा गया। और इसमें जीता कौन? इसमें हमारी जीत हो गई भरत की। भरत क्या था? आर्यों के कबीला को भरत कहते थे। और यही एक भरत हैं, इन्हीं के जो यही भरत वंश है, इन्हीं के आधार पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था। और इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो इसमें आर्यों की जीत हो गई, इन्हें आर्य कहेंगे। आर्यों की जीत हो गई। क्या था कि ये जीत इसलिए गए क्योंकि इन्होंने घोड़े वाले रथों का प्रयोग किया। अब जो इसकी जानकारी है तो वो जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। क्या है कि 6000 ईसा पूर्व में यूराल पर्वत में 60,000 घोड़े की अस्थियां मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि आर्यों ने घोड़े का प्रयोग किया था युद्ध में। 60,000 यूराल पर्वत में घोड़े की अस्थियां मिलती हैं। अब इसके आगे की बात और कर लेते हैं एक बार फिर। दशराज का युद्ध पूछ देगा, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया। दशराज का युद्ध आर्यों ने लड़ा था, आर्यों के कबीला जिसे भरत कहते हैं, अनार्यों के साथ, जिसमें
आर्यों की जीत हो गई। इन्होंने घोड़े वाले रथों का प्रयोग किया था, घोड़े वाले रथों का प्रयोग किया था। और 6000 ईसा पूर्व यूराल में पता लगाया जाता है कि ये 60,000 घोड़े की अस्थियां मिली हैं, जिससे कि आर्य जो थे वो घोड़े का प्रयोग करते थे। तो ये हमारी ये बात हो गई युद्ध से रिलेटेड। अब आएंगे और बात करते हैं। अब अगर वैदिक काल की बात करते हैं तो सबसे जो वहां की अर्थव्यवस्था थी, अभी हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था वो कृषि था, पशुचारण था। कृषि था, पशुचारण था, कृषि और पशुचारण था। इस समय का प्रमुख पशु गाय थी। और जब कृषि और पशुचारण की बात करी गई है तो अब बात कर लेते हैं जमीन की। तो जो ऋग्वैदिक काल था उस समय जमीन किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती थी, क्योंकि वो हमारी निजी संपत्ति है। जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं होती थी, वो बस केवल कृषि और पशुचारण के लिए प्रयोग कर सकता था। जमीन राजा की होती थी, जमीन निजी संपत्ति नहीं थी, जमीन राजा की होती थी। और आप कृषि और पशुचारण के लिए आप जमीन का प्रयोग कर सकते हैं। उस समय की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुचारण थी। प्रमुख पशु गाय था, लोग गायों की पूजा करती थी। जो राजा था तो वो गायों के लिए युद्ध करता था, गायों के लिए युद्ध करता था, गायों के लिए युद्ध करता था, जिसे गविष्ठ कहा जाता था। जिसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गविष्ठ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गायों के लिए युद्ध। तो जो राजा था, जिस राजा के पास जितनी गायें, वो राजा उतना ही समृद्ध माना जाता था। तो प्रमुख पशु गाय थी, गायों के लिए किया गया युद्ध गविष्ठ। और इसी प्रकार जब गविष्ठ का मतलब आया है तो सीता का मतलब समझते हैं। सीता का मतलब होता है जुती हुई जमीन। हल से जोती गई जमीन को सीता कहते हैं, हल से जोती गई जमीन को सीता कहते हैं। तो ये हमारी गायों से रिलेटेड, गाय महत्वपूर्ण, वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय है। तो इतनी ये जानकारी हो गई। अब देखते हैं क्या कुछ और बचता है। अब हमारे हिसाब से ऋग्वैदिक काल समाप्त हो गया है। अब हम कल के वीडियो में उत्तर वैदिक काल की तरफ चलेंगे। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऋग्वैदिक काल थे इसके निर्माता कौन थे? वैदिक काल के निर्माता कौन थे? वो आर्य थे। इसके बाद आर्यों के मूल निवास स्थान को जाना, जो कि बोगज। आर्यों का मूल निवास स्थान बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों से आए, जो कि वर्तमान में यूरोशिया में है। और आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्समूलर ने बताया है कि ये मध्य एशिया से आए हैं। अब बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। अब इसके जानकारी के जो स्रोत हैं, तो हमने साक्ष्य पढ़े कि 2 साक्ष्य मिले, बोगज गोई का अभिलेख, मितन्नी अभिलेख जिसे कहते हैं, और दूसरा कसाइट का अभिलेख। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोगों ने जाना साहित्यिक साक्ष्य में ऋग्वेद को जाना। ऋग्वेद के बारे में हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां पढ़ी और ऋग्वेद काल की सामाजिक व्यवस्था जानी, आर्थिक व्यवस्था जानी, राजनैतिक व्यवस्था जानी, और उस समय के युद्ध जाने, कितने युद्ध हुए थे। तो इस प्रकार हमने ऋग्वैदिक काल को पढ़ लिया। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको आई होप अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में यदि कोई जानकारी या राय देनी हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।